आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी लेके आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी जो कि है सोनाली की। सोनाली ने कैसे अपना जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाया और किस तरीके से प्रिपरेशन की सो दैट वो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर पाई। और ऐसे वैसे नहीं, AIR 31 के साथ, यानी कि बहुत अच्छा स्कोर जो है अचीव किया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सोनाली, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ये माइलस्टोन अचीव किया। एंड दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, राइट, कि हमें अगर PhD करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो UGC नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। बट इस चीज को भी अच्छे से डेडिकेशन के साथ करना एंड इस तरीके से करना कि मेरा अटेम्प्ट जो है, जैसे जैसे मैं प्रिपेयर करती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरी सारी प्रिपरेशन जो है हेल्प करे मुझे मेरा अल्टीमेट गोल अचीव करने में। तो सारी चीजें जानेंगे वन बाय वन, हर चीज को पूछेंगे और क्या स्ट्रगलिंग स्टोरी रही, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट जब 1 से 1.5 साल इस तैयारी को देता है तो बहुत कुछ है जो उसको फेस करना पड़ता है ना। बहुत कुछ स्ट्रगल्स हैं जो उसके लाइफ में रहते हैं, क्योंकि हर दिन एक अच्छा दिन या हम बोलें कि परफेक्ट डे नहीं होता है ना। बहुत सारी चीज, कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि इतना पढ़ रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। वो सारी चीजें कैसे इन्होंने जो है फेस की, टैकल की एंड अल्टीमेटली जो है दिसंबर 2024 में अपना JRF जो है वो अचीव कर लिया। ओवर टू यू सोनाली, आप बताइए कहाँ से हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, एंड उसके बाद जो है बताते हुए चलेगा कैसे आपने ये चीजें कवर की एंड JRF अड्डा ने कैसे आपको हेल्प किया टू गेट दिस माइलस्टोन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। मैं पटना बिहार से हूँ। मैं जनवरी 2024 से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जनवरी 2024 में मैं यूट्यूब पे सर्च कर ही रही थी कि कैसे, मतलब किस तरह से सिलेबस है, किस तरह से हमें इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ये सब देख रही थी। तो फिर धीरे धीरे मुझे कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल मिला। उसमें मैं आयुषी मैम को देखी, जितना मैं वो बहुत अच्छे से जोश से वो पढ़ा रही थी, उनके सारे टॉपिक्स मुझे अच्छे लगने लगे। मैं उनकी और फ्री वीडियोस देखने लगी, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करनी है तो इनकी बैच ले लेनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस पूरा करना था। इसलिए तो फिर मैंने इनकी बैच JRF अड्डा पे ले ली और मैं फिर धीरे धीरे इनकी वीडियोस देखते गई। मेरे धीरे धीरे सिलेबस पूरे होते चले गए। फिर उसके बाद जून का एग्ज़ाम आ गया, तो जून में एग्ज़ाम तो दे दिए। तो उस समय वो थोड़ा एग्ज़ाम थोड़ा बहुत इजी लेवल का था, जिसकी वजह से मेरे 104 क्वेश्चन सही हो रहे थे। फिर नेक्स्ट डे पता चला कि वो एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गया है। पूरा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि अब ये क्या हो गया। तो इसके बाद फिर मैंने इग्निशन बैच भी लिया था। उस समय भी मैं पूरा यूनिट नहीं कवर कर पाई थी, तो फिर मैं धीरे धीरे कवर करने लगी। जब सितंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ तो उस समय मेरा ऑलमोस्ट 5 यूनिट्स कवर कर लिए थे मैंने इग्निशन बैच के। जो वो उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें जो PYQ सीरीज़ मैम ने करवाया था, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। जो भी मैं कंसेप्ट जो भूल रही थी वो रिवाइज़ होते चले गए, और प्लस ये भी था कि क्वेश्चन किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, ये सब मुझे सीखने को मिला। तो उसमें मेरा जो सितंबर एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आया अक्टूबर में, उसमें मेरा सिर्फ नेट हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे 12 मार्क्स कट हो गए। तो ये भी थोड़ा-सा एक डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन एक मोटिवेशन भी था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर करना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, अब इग्निशन का जो मेरे 5 यूनिट लेफ्ट है मैं उसको कवर कर लेती हूँ। तो मैंने उसको शुरू से पूरे जितना भी यूनिट था मैं 10 यूनिट्स पूरा शुरू से कवर करते चली गई। उसके बाद मैम के जो हैंड रिटेन नोट्स के जो रिवीजन वीडियो थे यूट्यूब पे, मैं उसको पूरा कवर की मैराथन्स को। फिर इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट, मैम जो दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले मैम मॉक टेस्ट लगवा रही थी, PYQ सीरीज था, उसमें मैं वो भी कवर की। तो जिसके कारण आज मेरा JRF हो गया विद AIR 31 के साथ। चलिए, So बहुत thank you बढ़िया so है, much, मैम। बहुत बढ़िया, आपने हर चीज को मैनेज किया। लाइक आपने इग्निशन बैच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से किए, पूरा कोर्स कवर किया। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नोट्स आपने किस तरीके से बनाए थे, या खुद बनाए थे, या जो नोट्स आपको अवेलेबल करवाए गए थे वही उसी पे स्टिक रहे थे आप? मैम मैं नोट्स नहीं बनाई थी। मैं आपके जो JRF अड्डा में हैंडआउट्स मिले थे, हैंड रिटेन नोट्स आपके थे, वो भी बहुत अच्छे थे। बहुत ही मतलब
शॉर्ट में और बहुत ही क्रिस्प नोट थे, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ था। वो नोट्स मेरे को मैं लास्ट तक रिवीजन की, जिसकी वज़ह से मेरा सितंबर में भी जो नेट हुआ उसी के रिवीजन से हुआ, और जो मेरा ये दिसंबर वाले एग्ज़ाम में भी जो मेरा जेआरएफ हुआ उसी के रिवीजन से हुआ। और एक बात और था मैम कि वो नोट्स में जितना भी डेट वाइज़ और जो फैक्ट डिटेल थे उसको मैं फ़ॉर्मूला ये सब थोड़ा अलग लिख ली थी, जिसकी वज़ह से मुझे उसको लर्न करने में, रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम ना हो सारे यूनिट हाँ, से। बिल्कुल वो स्टैटिक पोर्शन आपने अलग निकाल के रख लिया था और बाकी सारी चीज़ें रिवाइज़ करते चले गए। मॉक यस टेस्ट मैम। कैसे लगाते थे? मॉक टेस्ट मैं जेआरएफ अड्डा का ही मॉक टेस्ट लगाती थी, और जो मॉक टेस्ट थे उसमें मैं सारे जो एक तो पहले प्री मॉक टेस्ट हुआ करते थे, तो मैं प्री मॉक टेस्ट जो ऑल इंडिया प्री मॉक टेस्ट होते थे उसको लगाती थी, उसको लाइव ही लगाती थी। फिर एक दिन के बाद जब रिजल्ट आता था एक एक्साइटमेंट सा लगता था कि एग्ज़ाम जिस तरह से मतलब दिया जाता है उसी तरह का एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये उस तरह से मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, उसी में हर मॉक टेस्ट और जो बैच के साथ मॉक टेस्ट मिले थे, उसको भी मैं टाइमली लगाती लगाती थी। नहीं मतलब कैसा था वो, वीकली रहता था या 1 वीक में 2 देते थे या 2 वीक में 1 बार देते थे? वो टाइम पीरियड कितना डिवाइड किया था आपने, कैसे? मॉक टेस्ट में मैम मैंने टाइम पीरियड मतलब कि पहले तो मैं डेली या फिर डेली तो नहीं, जब एग्ज़ाम के पास आने लगे तब मैं डेली देती थी। लेकिन पहले मैं वीकली ही लगाती थी उसको, जब एग्ज़ाम मेरे करीब आने लगे तब मैं 1 दिन में 1 मॉक टेस्ट देती थी। क्योंकि फिर उसको एनालाइज़ करना कि मेरे मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उस टॉपिक को, उस कांसेप्ट को फिर से कवर करना, इसलिए मैं 1 दिन में 1 ही मॉक टेस्ट लगाती थी। चलिए बहुत बढ़िया। और मास्टर्स के दौरान ही की तैयारी या मास्टर्स के बाद? मास्टर्स के बाद, मास्टर्स मेरा 2023 में ही कंप्लीट हो गया था। ओके, ओके, नाइस। तो आपने मतलब पूरा फ़ोकस जो है इसी पे रखा था कि यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करना है। तो यस। और बट एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि हमेशा हर दिन एक जैसे नहीं रहता, जैसे मैंने मेंशन भी किया। तो जब भी ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं और मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं या जितना सोचा था उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही, है ना? मैंने आपको कोई काम दिया था, मैंने 2 वीडियोज़ देखने को बोली बट आप 1 ही कर पाए। तो वो चीज़ को आप कैसे टैकल करते थे? लाइक कैसे मैनेज करते थे? बैकलॉग अगर आपका हो जाता था, तो वो बैकलॉग कैसे कवर होता था? मैम बैकलॉग मैं रात-रात तक मतलब रात को करती थी। जैसे आपकी 2 वीडियोज़ रहते थे तो मैं 1 वीडियोज़ देख लेती थी। जब ज़्यादा हो जाते थे तो मैं उसको रात को जग कर कवर करती थी कि इसको नहीं कवर करना है। नहीं कवर करती तो मेरे और जो जितने भी हैं और भी बैकलॉग होते चले जाते। तो फिर एक मन से हट जाता कि नहीं, कि फिर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, प्रेशर सा हो जाता, वो बहुत पैनिक कर जाती मैं, इसलिए मैं रात को जग कर उसको कवर करती थी। चलिए बहुत बढ़िया। और कैसे पूरा डिवाइड किया था, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो उसके बाद सिर्फ नेट हुआ मतलब, और जेआरएफ नहीं हुआ, जेआरएफ के लिए जब तैयारी करनी थी तो वो चीज़ कैसे आपने हेल्प ली कि जो फर्स्ट टाइम मैंने तैयारी की है उसको कैसे आपने यूज़ किया कि सेकंड टाइम आपके लिए वो टाइम जो है वो सेव हो सके एंड आप अपना एफर्ट वहाँ डाल सको जो आपने प्रिपेयर नहीं किया? तो वो कैसे मैनेज किया था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ यही पूछते हैं, मैम हमने तैयारी तो की थी, अब नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ नहीं है, तो अब दोबारा ज़ीरो से शुरू करना है। तो क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है या पिछली तैयारी बहुत हेल्प करती है? मैम पिछली तैयारी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि क्या था ना कि जैसे कि हमारा मेरा सिलेबस कंप्लीट था, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट था, बस उसको रिवीजन करना था। एक जो छूट कमी रह गई थी उसको फिर से कवर करना था, और जो चीज़ नहीं पढ़ी थी, जो चीज़ छूट गया था उसको फिर से कवर करके उसको फिर से रिवाइज़ करके करना था। तो मैंने क्या किया था कि मैं हैंड रिटन नोट्स थे आपके, और जो आपके यूट्यूब पे हैंड रिटन नोट्स के जो मैराथन थे जिसको आपने बहुत अच्छे से जल्दी-जल्दी सारे मतलब यूनिट्स के अच्छे से कवर किए हुए थे, मैं उसको देखी। और प्लस ये भी था कि जो इग्निशन बैच के मेरे जो भी वीडियो रह गए थे, तो मैं शुरू से सोची कि इसी को रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिलेबस तो मेरा कंप्लीट ही था। तो अब ज़ीरो से तो पढ़ना था ही नहीं, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ ज़ीरो से पढ़ना मतलब हो गया कि बहुत ही फाउंडेशन और बहुत ही बेसिक से पढ़ना। लेकिन वो सब तो कवर था, बस थोड़े से जो मिसिंग हो रहे थे उसको कवर करने के लिए मैंने इग्निशन से पढ़ा। चलिए दैट्स गुड। और अभी जो है फिर क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या करना है? एपी या फ्यूचर रिसर्च? प्लान मेरे यस मैम। असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना है या रिसर्च करनी है? मैम दोनों करना है। दोनों ही करना है। पहली बात कि मैम मेरा जो पीएचडी है वो रिज़ल्ट पे ही डिपेंड है, क्योंकि जो पीएचडी करना है तो वो रिज़ल्ट पे इसलिए डिपेंड थी कि मेरा रिज़ल्ट जेआरएफ हो जाएगा तो एटलीस्ट
एक इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी कि मेरा जो पीएचडी फिर अच्छे से चल पाएगा। फिर दूसरी बात है कि मैम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई करना, फिर उसको इसके एग्ज़ाम को की तैयारी करना, फिर इसकी इंटरव्यू की तैयारी करना। इसलिए मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूँगी और उसके बाद इधर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी तैयारी करती रहूँगी साथ में। बहुत बढ़िया है, ये बहुत सही चीज़ है आपने बोली कि हाँ पहले एडमिशन लो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पीएचडी अगर होगा आपके पास तो एपीआई स्कोर आपका बहुत ज़्यादा बूम कर जाता है। वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी स्टोरी जान के कि आपने कैसे पढ़ा और आपने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो तैयारी की थी उसको हेल्प में लिया सेकंड अटेम्प्ट में, और क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है, तो आई होप आपकी जर्नी से वो चीज़ जो है वो उनको समझ आएगी कि बेसिक से नहीं, जहाँ गैप है वहाँ से आप पढ़ाई करो एंड उसको पढ़ाई करते करते आपका जो बेसिक्स ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए एक चीज़ लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी, कोई एक अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जर्नी से एक चीज़ जो आप बोलना चाहते हैं, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं 2025 में, कि क्या चीज़ उनको अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करनी चाहिए कि उनको हेल्प मिले सिलेक्शन लेने में? यस मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने आप पर बिलीव कीजिए, क्योंकि मैं तो शुरू में बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मेरे से भी नेट हो पाएगा या जेआरएफ हो पाएगा। तो मेरा जब नेट हुआ तो मुझे एक बिलीव हो गया कि मैं पढ़ी हूँ, तो इस मेहनत की सफलता ज़रूर मुझे मिली है और कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से मुझे जेआरएफ नहीं मिला, तो इसको कवर करना है। और दूसरी बात मैम, मैं ये कहना चाहूँगी अपनी स्ट्रैटेजी में आप ये ज़रूर कीजिए, आप 10 ईयर्स की पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व कीजिए। जो इग्निशन बैच से जो ये मुझे बहुत हेल्प मिली, 10 इयर्स के जो पीवाईक्यू हैं, उसमें पहले के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा ईज़ी हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपके छोटे-छोटे कंसेप्ट जो आपके छूट रहे हैं, जो बेसिक आपके कवर नहीं हो रहे हैं, वो आपके वो कवर हो जाएँगे। तो जिससे कि एनटीए का जो जितना दिन पे दिन लेवल बढ़ते जा रहा है, तो फिर वो भी सारे आपके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के एलिमिनेशन टेक्निक ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर पाएगी। तो 10 इयर्स की पीवाईक्यू तो ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, पीवाईक्यूज आर दी लाइक सोल ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। पीवाईक्यूज तो हमेशा हर एग्जामिनेशन का सोल ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सोनाली, एंड यस एज यू नो कि जेआरएफ अड्डा जो है वो मीटअप प्लान कर रहा है, तो आप बिल्कुल इनवाइटेड हैं 2 मार्च को 10 बजे। एंड आप नहीं, आपके साथ साथ जो भी ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सभी इन्वाइटेड हैं। तो आप सभी बच्चे जो हैं वो आएंगे, ठीक है। एंड हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन मीटअप 2 मार्च सुबह 10 बजे। कुछ भी पूछना है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एंड ये एड्रेस है। एंड साथ ही आपको बता दूं कि 20% डिस्काउंट भी चल रहा है सभी ऑफरिंग्स पे। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं और पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, जैसा कि सोनाली ने बोला कि पीवाईक्यूज आर इम्पोर्टेंट, टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, कंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपका बेसिक तैयार होगा पूरा। तो अगर आप बिगिनर हैं या आप अभी तक जो है अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, आपको पता नहीं लगा एक्चुअल में कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से बहुत कुछ वो चीज़ें भी पढ़ते हैं जो कुछ काम की नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, R20 कोड यूज कर सकते हैं टू गेट 20% डिस्काउंट। एंड कुछ भी डाउट है जस्ट कॉल करिए, ये नंबर्स आपके सामने है, ठीक है, सो दैट आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया जाए। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको जो है सोनाली ने जो भी चीज़ें बताई उनसे आप हर चीज़ को समझोगे एंड सीखोगे, अपनी तैयारी में उसको इंक्लूड करोगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप भी जो है अपना नेट और जेआरएफ क्रैक करके यहाँ पे अपना जो है इंटरव्यू देंगे हमें, एंड ऐसी मैं आशा रखती हूँ। एंड बिल्कुल आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये सक्सेस स्टोरी से, थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है या नहीं। एंड मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अंदर से वो इंस्पिरेशन आना भी ज़रूरी है कि हाँ मुझे भी ये चीज़ करनी है। एंड ज़रूर कमेंट्स में आ जाना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन सोनाली के लिए, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट लर्नर रही है सोनाली, एंड बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जो है अपनी स्मूथली ये जर्नी है जो तय की, और 1 साल लगाया और 1 साल में नेट, जेआरएफ एंड अपने कंसेप्ट इतने स्ट्रांगली बिल्ड किए। ऐसे ही आप सभी को भी यूजीसी नेट की तैयारी जो भी कर रहे हैं वही चीज़ हमें सीखनी है, कंसेप्ट बिल्ड करना है, एंड नॉट जस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, उसके बाद क्या, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सोनाली, एंड आप आए, आपने जो है अच्छे से अपनी चीज़ें सारी डिस्कस की। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में गाइस, अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम।